हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है पहले ये जानिए। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है, मतलब अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक के सांद्रण को घटाने से या बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा, पहले तो परिभाषा देख लीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के सांद्रण से स्वतंत्र होता है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देता है HCl। यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया है क्योंकि इसके लिए जो वेग नियम होता है, रेट बराबर k इंटू H2 का पावर 0 और Cl2 का भी पावर 0 था, तो इसका कोटि हो जाएगा 0। इसी प्रकार से अमोनिया का विघटन होता है, NH3 प्लैटिनम सतह पर अपघटित होकर N2 और 3H2 देता है। इसके लिए भी जो वेग नियम होगा, रेट बराबर k इंटू NH3 का पावर 0, इसलिए इसका भी कोटि होगा 0। यानी यही है शून्य कोटि अभिक्रिया जिनका कोटि शून्य होता है। इसी तरह से एक और अभिक्रिया देखिएगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन गोल्ड के सतह पे होता है, Au के सतह पे होता है। यह देता है H2 और I2। इसके लिए वेग नियम होता है, रेट बराबर k इंटू HI का पावर 0, यानी इसका भी कोटि है 0। तो ये जो पावर देख रहे हैं 0, ये एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है। तो एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होने के बाद वेग समीकरण में अगर अभिकारक के सांद्रण का घात या सांद्रण का घात शून्य हो तो वैसे अभिक्रियाओं को शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का परिभाषा और उसका एग्जाम्पल इसको नोट करें। अब आइए देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की गतिकी। गतिकी यानी काइनेटिक्स, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स में सबसे पहले देखेंगे समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। समाकलित वेग समीकरण इंग्लिश में होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया है, R gives P। यहां से शुरू करके देखिए, मान लेते हैं कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया R gives P। R मतलब रिएक्टेंट और P मतलब प्रोडक्ट। R मतलब रिएक्टेंट मतलब अभिकारक और P मतलब प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, इसी को हम लोग मान लेते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया है। हमेशा हम लोग अभिक्रिया यही मानेंगे, चाहे शून्य कोटि में माने या प्रथम कोटि में या द्वितीय कोटि में, हमेशा के लिए यही अभिक्रिया मानेंगे। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अब शून्य कोटि करने का मतलब ये है कि जो इसका रेट इक्वेशन होगा उसमें k इंटू अभिकारक के सांद्रण का पावर 0 होगा। अगर प्रथम कोटि कहते तो इसका पावर 1 होता, अगर द्वितीय कोटि कहते तो इसका पावर 2 होता, तृतीय कोटि कहते तो इसका पावर 3 होता। जितना कोटि होगा वही पावर होगा, या जो पावर होगा वही कोटि होगा। अच्छा, वेग का एक और फॉर्मूला होता है, रेट बराबर होता है -d अभिकारक का सांद्रण बटा dt। याद कीजिए, d अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। अभिकारक का वेग है इसलिए उसमें माइनस लगता था, तो माइनस dr/dt भी अभिक्रिया का वेग होता है, और ये k इंटू r का पावर 0 भी अभिक्रिया का वेग है। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, k इंटू r का पावर 0, r का पावर 0 यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, तो बच गया k। और इसको लिख सकते हैं
माइनस डी अभिकारक का सांद्रण बराबर k इंटू ये जो dt बटा में है इधर गुना में आ जाएगा, तो k इंटू dt। अब मान लेते हैं कि जब समय शून्य था तो अभिकारक का सांद्रण R0 या समय शून्य करने का मतलब आप कह सकते हैं प्रारंभिक सांद्रण R0 था एवं समय t होने पर, और जब समय t हो गया ये 0 है, जब समय 0 था तो अभिकारक का सांद्रण R0 था, और जब समय t था तो अभिकारक का सांद्रण जो हम लोग लिए हैं अभिकारक का सांद्रण R मतलब अभिकारक और ये बड़ा कोष्ठ मतलब सांद्रण, R अभिकारक और बड़ा कोष्ठ मतलब सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण इतना था। अब दोनों तरफ समाकलित करने पर, दोनों तरफ समाकलित करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, देखिए इंटीग्रेशन का साइन होता है ये इंटीग्रेशन, और जो भी माइनस प्लस कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। अब इसमें इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, देखिए इसी का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन लगा दिए, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा d अभिकारक का सांद्रण बराबर k बाहर आ जाएगा, k कांस्टेंट है ना तो k बाहर आ जाएगा, अभिकारक का सांद्रण तो हो गया k, इंटीग्रेशन का साइन देंगे और अंदर क्या बचेगा dt। अब देखिए लिमिट, समय का लिमिट है 0 से लेकर t तक, देखिए समय पहले 0 था और अब समय t है, यानी समय का लिमिट हो गया 0 से t तक। और सांद्रण, जब समय 0 था तो अभिकारक का सांद्रण R0 था, और जब समय t हुआ तो सांद्रण R हो गया। तो सांद्रण का लिमिट लेना होगा R0 से लेकर R तक। इंटीग्रेशन मैथ में पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा इस तरह से लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, और इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x, अगर लिमिट हो 0 और x तो वो लिमिट भी साथ में चलता है 0 और x। एक बार इसका वैल्यू अपर लिमिट रखाता है माइनस लेकर के लोअर लिमिट रखाता है, और इसको x में से 0 हटाएगा तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा x। उसी तरह से इसमें आता है इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr इक्वल टू क्या होगा r। जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x होता है उसी तरह से dr का इंटीग्रेशन r होगा। माइनस पहले से लगा हुआ है और लिमिट भी साथ में चलता है, नीचे r0 और ऊपर r बराबर k। देखिए dt का इंटीग्रेशन होता है t और लिमिट 0 से लेकर t तक। अब क्या करते हैं, देखिए लिमिट का वैल्यू रखते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस, देखिए पहले से है, पहले अपर लिमिट r माइनस लोअर लिमिट r0 बराबर k, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो इसको पहले लिख लीजिए, ये माइनस है तो इसको बाद में लिख लीजिए, यानी प्लस r0 माइनस r इक्वल टू t माइनस 0, t बचेगा यानी kt, इसलिए k इक्वल टू t को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा r0 माइनस r बटा t। इसे
इसे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ये जो समीकरण आया इसी को शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। अब इस अभिक्रिया इसी फॉर्मूला को देखिएगा और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर को इधर ले आइए तो प्लस आर हो जाएगा, आर इक्वल टू के टी को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस के टी और यहां पहले से है आर जी, समझिएगा इसको, माइनस आर था उसको इधर ले आया तो प्लस आर हो गया बराबर के टी को उधर ले गया इधर प्लस था उधर गया तो क्या होगा माइनस के टी और उधर पहले से है आर जी। तो इसको भी हम लोग एक इक्वेशन मान के रखेंगे, इसका भी आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा ग्राफ बनाते समय। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं अर्धआयु। सबसे पहले अर्धआयु होता क्या है समझ लेते हैं, इसके बाद शून्य कोटि का अर्धआयु निकालेंगे। तो अर्धआयु का इंग्लिश होता है हाफ लाइफ, वह समय जिसके दौरान अभिकारक का सांद्रण घटकर प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाता है उसे अर्धआयु कहते हैं, या जब अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है उसे अर्धआयु कहते हैं। या तो अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाए तो भी अर्धआयु कहलाएगा, या अभिकारक का सांद्रण जो पहले था प्रारंभिक था जब t बराबर 0 था उस समय जो अभिकारक का सांद्रण था वह घटकर जिस समय आधा हो जाए उसी समय को अर्धआयु कहते हैं। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए देखते हैं। अच्छा एक चीज और, अर्धआयु का फॉर्मूला होता है, देखिए अर्धआयु में जो t है उसकी जगह t हाफ लिखेंगे, इसे t हाफ से सूचित करते हैं। अर्धआयु को t हाफ से सूचित करते हैं, t के नीचे हाफ लगा दीजिए, t हाफ। तो t जब अर्धआयु होगा तो t के जगह पे हो जाएगा t हाफ और अभिकारक का जो सांद्रण है वह प्रारंभिक सांद्रण का आधा हो जाएगा। r0 प्रारंभिक सांद्रण होता है ना, जब टाइम शून्य था तो अभिकारक का सांद्रण था ना r0, तो ये उसका आधा हो जाएगा यानी r0/2 हो जाएगा। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला निकाले थे हम लोग, याद कीजिए Kt बराबर फॉर्मूला था R0 माइनस R, तो T बराबर क्या हो जाएगा R0 माइनस R/K। अभी जो निकाले थे समाकलित वेग समीकरण का फॉर्मूला, K यहाँ पे था T यहाँ पे था, तो जब T यहाँ ले जाइएगा तो K यहाँ आ जाएगा उसी फॉर्मूला से। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t बराबर होता है R0 माइनस R/K। अब अर्धआयु में t के जगह पे लिखना है t हाफ, R0 को तो R0 ही छोड़ देना है, R के जगह पे लिखना है R0/2 और बटा में हो जाएगा k। इसको सोल्व करना है, देखिए, और t हाफ बराबर हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 2R0 माइनस R0 बटा में एलसीएम है 2 और k पहले से, इसलिए t हाफ बराबर 2R0 में से R0 जाएगा 1R0 बचेगा, यानी R0 बटा नीचे में बचेगा 2k, तो t हाफ बराबर R0/2k। ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धआयु, इसको भी नोट करें। अब चलिए देखते हैं लाइफ टाइम।
पूर्ण आयु। तो जैसे अर्ध आयु में अभिकारक का सांद्रण आधा होता था और अभिक्रिया 50% पूर्ण होती थी, तो समझ लीजिए पूर्ण आयु में अभिकारक का सांद्रण घट करके 0 हो जाएगा और अभिक्रिया पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, यानी 100% कंप्लीट हो जाएगी। तो पूर्ण आयु का यही परिभाषा है कि वह समय जिसके दौरान अभिकारक का सांद्रण घटकर 0 हो जाता है, यानी पूरा का पूरा अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, या जब अभिक्रिया 100% पूर्ण हो जाती है उसे पूर्ण आयु कहते हैं। इसे TLT, एल मतलब लाइफ, टी मतलब टाइम, लाइफ टाइम द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात पूर्ण आयु में T के जगह पे TLT हो जाएगा यानी लाइफ टाइम, और R के जगह पे 0 हो जाएगा। अभिकारक का सांद्रण के जगह पे क्या हो जाएगा? 0। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला था T बराबर R0 माइनस R बटा K, इसमें T के जगह पे पूर्ण आयु में TLT ले लेना होगा, T लाइफ टाइम बराबर R0 माइनस R के जगह पे हो जाएगा 0, यानी वो हो गया कैंसिल, बच जाएगा बटा में K, यानी या अभी देखिए अर्ध आयु T बराबर था R0/2 के और पूर्ण आयु T लाइफ टाइम बराबर है R0 बटा K। देख लीजिए इसमें बटा में 2 नहीं है, इसमें बटा में 2 है, यानी जो अर्ध आयु है वह आधा है और जो पूर्ण आयु है वह पूरा है। कहने का मतलब पूर्ण आयु अर्ध आयु का दुगना है। अगर किसी अभिक्रिया को आधा होने में, शून्य कोटि अभिक्रिया को, हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे अभिक्रिया मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया ही दिमाग में रखिएगा। यदि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया को आधा होने में 10 मिनट लगता है तो पूर्ण होने में उसका दुगना यानी कि 20 मिनट लगेगा। अगर 10 मिनट में अभिक्रिया 50% कंप्लीट होती है तो 20 मिनट में अभिक्रिया पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा केवल और केवल शून्य कोटि अभिक्रिया में होता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि अर्ध आयु का ठीक दुगना पूर्ण आयु होता है। पूर्ण आयु इतना आसानी से केवल शून्य कोटि अभिक्रिया में निकलता है, बाकी कोटि की अभिक्रिया में नहीं निकलता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा इसमें बचेगा, हम लोग इसका ग्राफ देख लेंगे और फिर पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। चलिए देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप एक चीज जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे कि अगर ये y एक्सिस है, y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है, तो इसका इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी, या y बराबर mx प्लस सी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। और इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, m जो है वो स्लोप होता है और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये होता है c। तो ये आप मैथ में पढ़े होंगे, इसी का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर भी बनाएंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ। तो सबसे पहले तो शून्य कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है रेट बराबर k इंटू अभिकारक का सांद्रण 0, यानी अभिकारक का सांद्रण 0 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यानी रेट बराबर होता है k। तो रेट अगर हम लोग एक तरफ रेट ले लें और एक तरफ अभिकारक का सांद्रण ले लें, क्योंकि सांद्रण का पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हो गया है, तो अभिकारक के सांद्रण से रेट को कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। सांद्रण या तो घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, रेट ज्यों का त्यों रहेगा, रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा रेट और टाइम के बीच में भी, रेट और टाइम के बीच में भी जो ग्राफ होगा वो इसी तरह से होगा, पैरेलल होगा।
यानी रेट को टाइम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट ग्राफ है वह है सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण यानी R0, अभिकारक का सांद्रण यानी R0 तो प्रारंभिक सांद्रण है ना, अभिकारक का सांद्रण और टाइम के बीच का जो ग्राफ है यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या होगा तो देखिए, आप जानते हैं कि अभी फॉर्मूला आया था इक्वेशन 2, देख लीजिएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो इक्वेशन 2 माने थे, एक बार आप उस इक्वेशन को देखिएगा तो वो था R बराबर KT माइनस KT प्लस R0, R बराबर था माइनस KT प्लस R0। अब इसी को आप कंपेयर कीजिए y बराबर mx प्लस c की, तो y के जगह पे हो गया अभिकारक का सांद्रण, देखिए y के जगह पे हो गया अभिकारक का सांद्रण, x के जगह पे हो गया t, x के जगह पे देखिए हो गया t, तो इसमें R0 हो गया c के जगह पे, यानी जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो R0 होगा, और m स्लोप के जगह पे देखिए यहाँ पे स्लोप होता है m और इसमें m के जगह पे आ गया माइनस k। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से नीचे से ऊपर जाएगा, अगर स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। देखिए पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे होता है और निगेटिव स्लोप का ग्राफ ऐसे होता है, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव स्लोप में ऊपर इंक्रीज करता है और निगेटिव स्लोप में नीचे डिक्रीज करता है। तो ये निगेटिव स्लोप है यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, और स्ट्रेट लाइन है मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया थीटा एंगल, यानी इसका जो स्लोप है, स्लोप बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका स्लोप यानी माइनस k। और ये जो है इंटरसेप्ट c की जगह पे R0, यहां से देखिए शुरू होता है। R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रण, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रण लगातार घटता है। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सांद्रण घटते जाएगा और लास्ट में सांद्रण शून्य हो जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ है जो आप याद रखिएगा, मेन 1 2 3 यही 3 ग्राफ है। ये तो मैथ का है, ये आपको पहले से आना चाहिए। यहाँ शून्य कोटि के लिए ये 3 ग्राफ याद रखिए।